Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, today we have to study the important topic that is uses of radioactive isotopes. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, इनके यूजेस क्या है, हेल्थ हजार्ड्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशन, तो रेडिएशंस के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, उससे हमें क्या क्या खतरा होता है, और चेरनोबिल डिजास्टर इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो इस टॉपिक में सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स जो है, तो आइसोटोप्स जो है ये दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है. आप देखिए ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18. अब जो ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 जो है दीज आर द आइसोटोप्स, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन दोनों का मास नंबर जो है वो अलग अलग होता है. वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है इनके भी आइसोटोप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यूरेनियम 95, यूरेनियम 97, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम 95, यूरेनियम 97, यूरेनियम 200, सॉरी ये तो इनका एटॉमिक नंबर हो गया. तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 237, यूरेनियम 235, यूरेनियम 237. तो ये जो है यूरेनियम के आइसोटोप्स है. दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन दोनों का मास नंबर जो है वो अलग अलग होता है और इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है. तो यूजेस क्या क्या होते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के. इट इज मिसकंसेप्शन दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज ओनली फॉर मेकिंग एटम बॉम्ब्स. तो आज तक हम ऐसे मानते आए हैं कि जो यूरेनियम जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ एटम बॉम्ब को ही बनाने के लिए किया जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए किया जाता है. ऐसा नहीं है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो इसका सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज साइंटिफिक रिसर्च, देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन. तो इस सेक्टर में भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडिएशन जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है. तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन 2 वेज, तो 2 तरह से इनके इस्तेमाल किया जाता है. तो क्या क्या है, बाय यूजिंग रेडिएशन अलोन, सिर्फ रेडिएशन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. और दूसरा बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इटसेल्फ, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. तो कुछ जो है सेक्टर ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ रेडिएशन का ही इस्तेमाल किया जाता है और कुछ जो है इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनका इस्तेमाल किया जाता है. अब देखेंगे तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है तो इसकी रेडियो एक्टिविटी जो है ये 2 तरह की, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज शोन बाय द नेचुरल reoccurring elements and artificial radioactivity is shown by the artificial radioactive element. तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या है बच्चों. अब देखिए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जनरली द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 82 to 92 are found to radiate spontaneously in nature. These are called natural radioactive elements. ये नेचुरल एलिमेंट है और इनका न्यूक्लियस जब अनस्टेबल हो जाता है तब उनमें से रेडिएशंस बाहर निकल के आता है. तो ये नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि नेचुरल एलिमेंट से नेचुरली जो है रेडिएशन बाहर निकल के आता है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है बच्चों. ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स द न्यूक्लियस इज मेड टू बी अनस्टेबल एंड
radiations are come out through that nucleus, that is called as artificial radioactivity, and the elements which become unstable, it is called as artificial radioactive elements. तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो आर्टिफिशियली एलिमेंट्स तैयार किया जाता है जिससे रेडिएशंस बाहर निकल के आता है फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट, तो नेचुरल एलिमेंट से आर्टिफिशियल एलिमेंट्स तैयार किया जाता है, एंड दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कपल फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी एंड आयरीन जूलियट क्यूरी, बोथ आर द हस्बैंड एंड वाइफ। तो दोनों जो है हस्बैंड वाइफ थे और इन्होंने ये टेक्निक ढूंढ के निकाली। इन्होंने क्या किया था, द रेडियो एक्टिव दे इन्वेंट द इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी, तो इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन्होंने ढूंढ के निकाली। तो इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के ऊपर अगर हेलियम, हेलियम यानी कि दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स, तो हेलियम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स की तरह होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स का अगर हम बम्बार्डमेंट करेंगे एल्यूमिनियम के ऊपर तो इट गेट कन्वर्ट्स इनटू द फॉस्फोरस 30, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ है, फॉस्फोरस 30, इसका एटॉमिक मास 30 है, 27 प्लस 30 एंड वन ऑफ द पार्टिकल इट हैज बीन एलिमिनेट्स, दैट इज द न्यूट्रॉन, ये जो है ये न्यूट्रॉन है बच्चों, तो न्यूट्रॉन इसमें से बाहर निकल के आता है, यानी कि न्यूट्रॉन आर द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, दे आर रिलेटेड टू द गैमा रेस, तो गैमा रेस से इसका रिलेशन होता है क्योंकि इसका जो है ये दीज आर नॉट हैविंग द चार्ज ऑन इट। अब फॉस्फोरस जो है ये रेडियो एक्टिव है, इट कैन बी रेडिएट्स द बीटा पार्टिकल्स बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द सिलिकॉन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन सिलिकॉन में हो जाता है और उसमें से बीटा पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल के आता है। इस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इन दिस रेडियो एक्टिविटी व्हाट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फिजन process brought about in the laboratory by the bombardment of particles are called as radioactive elements, and for that discovery the Frederick Curie and Irene Curie they were awarded by the Nobel Prize in 1935 for this invention। तो इसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है क्योंकि न्यूक्लियर फिजन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू द 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड रेडिएशंस आर कम आउट थ्रू इट। तो जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो उसका फिजन होता है और फिजन की वजह से उसमें से रेडिएशन बाहर निकल के आता है। तो न्यूक्लियर फिजन कैसे किया जाता है, तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर न्यूट्रॉन्स का या अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और उसमें से रेडिएशन बाहर निकल के आता है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड। तो अलग अलग सेक्टर्स में रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है इनका क्या क्या यूजेस होते हैं। तो अब देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, पहला जो है इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी में इसका क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, अब देखिए रेडियोग्राफी क्या है, द इंटरनल क्रैक्स एंड व्हाइट्स इन कास्ट आयन आर्टिकल्स एंड आयन सोल्डर्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गैमा रेस। तो गैमा रेस की मदद से क्या किया जाता है कि जो आयन से बनी हुई मशीन से तो उसके अंदर कहाँ पे क्रैक्स है तो उसको ढूंढने के लिए गैमा रेज जो है इसका बम्बार्डमेंट किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द व्हाइट्स इन कास्ट आयन आर्टिकल्स। तो आयन से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज है, तो इसके अंदर व्हाइट्स यानी कि खोखलापन कहाँ पे है, कहाँ पे वो कमज़ोर हुई है, एंड देन आयन सोल्डर्स, और कहाँ पे टाके लगे हुए हैं। आयन सोल्डर्स यानी कि वेल्डिंग जो है उस मशीन में कहाँ पे की है और उस वेल्डिंग जो है कहाँ पे कमज़ोर हुई है, उसको डिटेक्ट करने के लिए गैमा रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए फॉर दिस पर्पस, इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट 60 और इरिडियम 192 इसका इस्तेमाल किया जाता है।
आर यूज्ड इन रेडियोग्राफिक कैमरा। ये रेडियोग्राफिक कैमरा होता है जिस कैमरे की मदद से गामा रेज जो है उस आयन आर्टिकल्स या आयन मशीन्स के ऊपर जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मशीन के अंदर कहाँ कहाँ पे फॉल्ट्स है वो हमें ढूंढना आसान होता है, क्योंकि पूरी मशीन जो है वो खोलना बहुत मुश्किल है। इस जगह पे हम गामा रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल वर्क। तो मेटल की जो जो वस्तुएं हैं उसमें जो है कहाँ कहाँ पे दरारें हैं, कहाँ कहाँ पे दोष है, फ्लॉज यानी कि दरार और दोष, तो मेटल्स की वस्तुओं में कहाँ कहाँ पे इनको ढूंढने के लिए इस रेडियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकंड यूज देखिए, मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल। It is necessary to maintain the required thickness in manufacturing aluminium, plastic, iron sheets of different thickness। तो आयन की, प्लास्टिक की, जो है एल्यूमिनियम की जब वस्तुएं, इनकी सीट्स जब बनाई जाती है तो उसकी प्रॉपर थिकनेस होना जरूरी है। अलग अलग थिकनेस के अलग अलग प्रकार की सीट्स जो है वो इंडस्ट्री के अंदर तैयार की जाती है। व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस, द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द रेडिएशन ऑन अनदर साइड। तो उस सेट के एक सीट के एक साइड पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है और दूसरे साइड में जो है वो रेडिएशन मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, जिसकी वजह से रेडिएशन जो है उस सीट में से पास होता है। अब अलग अलग थिकनेस की जो सीट है उस थिकनेस की सीट से अलग अलग रीडिंग्स जो है वो रेडिएशंस के हमें मिलते हैं। यानी कि ज़्यादा थिक है तो उसका रीडिंग अलग रहेगा, कम थिक है उसका थिकनेस कम है तो उसकी रीडिंग जो है अलग अलग रहेगी। द रेडिएशन रीड्स बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट varies with the thickness of the sheets. Material inside a packing can also be examined by the same technique। तो पैकिंग के अंदर कुछ मटेरियल है उसकी थिकनेस क्या है इसको मेजर करने के लिए भी जो है वो रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडिएशन जो है उस सीट में से पास किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेडिएशन मेजर करता है और उस रेडिएशन के रीडिंग से उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए और कितनी है वो हमें पता चलती है। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट यूज इन इंडस्ट्री, ल्यूमिनेशंस, पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेशन। तो ल्यूमिनेशंस क्या होता है बच्चों? चमकना, चमकदार पेंट बनाने के लिए, और रेडियो ल्यूमिनेशन सब्सटेंस यानी चमकदार पदार्थ बनाने के लिए इस रेडिएशंस का और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम प्रोमेथियम, इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियम, प्रोमेथियम, ट्रिटियम विथ सम फॉस्फर आर यूज्ड टू मेक द सर्टन ऑब्जेक्ट विजिबल इन डार्क, फॉर एग्जाम्पल द हैंड्स ऑफ क्लॉक एंड सर्टन अदर ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो है घड़ी जो होती है वो कुछ घड़ियाँ ऐसी होती है कि जिसमें हम रात के वक्त जो है वो समय देख सकते हैं, यानी कि अंधेरा भी हो गया तो उस अंधेरे में हम समय देख पाते हैं। तो वो जो है उसके जो कांटे जो है वो रेडियम से बने होते हैं और रेडियम्स जो है वो रेडिएशंस बाहर निकलता है जिसकी वजह से वो चमकते हैं और रात के समय हम जो है वो समय देख पाते हैं। आ गया समझ में? देन देखिए क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 35 used in HID, that is the high intensity lamp, and while promethium 147 is used in portable X-ray units as a source of beta rays। तब देखिए यहाँ पे क्रिप्टॉन 85 इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प, यानी कि जिस ऐसे कुछ फोकस होते हैं स्ट्रीट लाइट में जहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पोर्ट ग्राउंड पे इनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे ज़्यादा इंटेंसिटी का वाइट लाइट जो है वो बाहर निकलता है, उसमें क्रिप्टॉन 85 का इस्तेमाल किया जाता है। देन प्रोमेथियम 148 दिस इज यूज्ड इन पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स एज अ सोर्स ऑफ बीटा रे। तो एक्सरे जो होता है, एक्सरे जब हम निकालते हैं आपने कभी देखा होगा तो वो जो है इसमें से जो है एक्सरेज बाहर निकल के आते हैं, वो बीटा रेज होती है। तो प्रोमेथियम 147 से जो रेज बाहर निकल के बीटा रेज वो हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होते हैं जिसकी वजह से बोन्स का हिस्सा जो है वो चमकता है और इसकी इमेजेस जो है वो तैयार की जाती है एक्सरे के अंदर। देन अनदर यूज
इन इंडस्ट्री यूज इन सिरेमिक स्टाइल। तो जो स्टाइल्स हमारे घरों के अंदर होती है वो डेकोरेटिव होती है, अलग अलग कलर्स होते हैं, चमकीली होती है, उनको बनाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूटेंसाइल्स और प्लेट्स जो है इनको बनाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अर्लियर यूरेनियम ऑक्साइड वाज यूज्ड इन दिस पेंट। पहले जो है उस पेंट में यूरेनियम ऑक्साइड इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। अब पहला देखिए, द जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दैट गिव्स सीड प्रॉपर्टीज लाइक फास्ट ग्रोथ, हाई प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा कैन बी मॉडिफाइड बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन का इस्तेमाल करके जीन्स और क्रोमोसोम्स में इस तरह के चेंजेस लाए जाते हैं जिस वजह से जो नए प्लांट्स तैयार होते हैं, तो प्लांट्स जो है उसमें हम डिज़ायर कैरेक्टर जो है ला सकते हैं, फास्ट ग्रोइंग, यानी कि उनकी जो है ग्रोथ जल्दी हो सके और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन मिल सके। इस तरह की जो है प्लांट्स और उसके सीड जो है वो तैयार करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकंड यूज देखिए, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। जो फूड जो है हमारे सीरियल्स जो है, फूड से पैकिंग फूड्स आइटम जो है, इनको ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। देन थर्ड जो है यूज देखिए, ऑनियन पोटैटोज आर इरेडिएटेड विद गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 टू प्रिवेंट देयर स्प्रोटिंग। अब ऑनियंस और पोटैटो जो है वो साल में जो है एक बार ही इनका जो है फसल आती है और उसका हमें साल भर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑनियन और पोटैटो जो है स्प्रोटिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे स्प्राउट्स आते हैं उनके ऊपर, आपने देखा होगा पोटैटो के ऊपर ग्रीन कलर के स्प्राउट आते हैं, ऑनियन जो है उसमें भी ग्रीन कलर के स्प्राउट्स आते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन्स, तो उसकी वजह से वो ख़राब जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है गैमा रेज जो है कोबाल्ट 60 से गैमा रेज का बम्बार्डमेंट उसके ऊपर किया जाता है, जिसकी वजह से ऑनियन और पोटैटो को स्प्रोटिंग नहीं आती और ज़्यादा दिनों तक वो उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जो है फोर्थ यूज देखिए, अब स्ट्रॉन्टियम 90 इज यूज्ड एज अ ट्रेसर इन रिसर्च ऑन वेरियस क्रॉप। अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए स्ट्रॉन्टियम 90 का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेडिकल साइंस में जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पहला देखिए, फर्स्ट यूज पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या है? द रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीजेस इन द डिसीज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। ये ऐसा पॉलीसाइथेमिया ये ऐसा डिसीज है जिसके अंदर हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती है, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, इनका काउंट बढ़ता है, यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ती है, तो उस डिसीज को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसके रीजंस अलग अलग है, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरस 32। देन सेकंड यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन बोन कैंसर, स्ट्रॉन्टियम 90, समैरियम 153, रेडियम 223 आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। तो बोन कैंसर में ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पे कुछ बोन्स जो है जहाँ पे कैंसर हुआ है वहाँ पे इन आइसोटोप्स के रेडिएशंस का मारा किया जाता है, उसका बम्बार्डमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल जो है वो नष्ट हो जाती है। देन थर्ड यूज इन हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है बच्चों? इट इज द डिसीज और द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन और हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स बाय द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जो है हमारे गले में होती है और उस थायरॉयड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो उसकी क्षमता से ज़्यादा अगर हमारे बॉडी के अंदर सिक्रेट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी थायरॉयड ग्लैंड जो उसकी साइज बढ़ती है। और उसके जो है सिम्टम्स क्या क्या है बच्चों? देयर ऑकर्स द वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ एपेटाइट,
भूख लगती है, इसके बावजूद भी वेट कम होता है। इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, नींद ना आना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से ये सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर होता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों? जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड की साइज़ बढ़ती है, भूख लगती है लेकिन वेट कम होता है और नींद नहीं आती है। तो इट ऑकर्स ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इसमें ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आयोडीन 123। तो इस आइसोटोप का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब देखिए लास्ट यूज इन ट्यूमर डिटेक्शन। तो फोर्थ ट्यूमर डिटेक्शन। तो ट्यूमर के डिटेक्शन में यानी कि हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पे गांठें होती है और जो गांठें जो है इससे ही हमें कैंसर होता है। तो ट्यूमर डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन 10, आयोडीन 135, देन कोबाल्ट 60 are used in the treatment of brain tumor, while arsenic 74 is used in the detection of small tumors in our body। तो हमारे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे ट्यूमर्स है उस ट्यूमर को नष्ट करने के लिए बोरॉन 10, आयोडीन 135, कोबाल्ट 60 इनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर्स हैं उनको नष्ट करने के लिए। और आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे छोटे ट्यूमर्स हमारे बॉडी के अंदर है, ब्रेन को छोड़ के अलग हिस्से में, उनको नष्ट करने के लिए इन आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आ गया बच्चों समझ में। तो दीज आइसोटोप्स आर वेरी यूजफुल टू अस। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडिएशन जो है इसका बहुत इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट इन स्पाइट ऑफ दिस देयर आर सम हजार्ड्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशन। तो इसके साथ साथ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कुछ जो है खतरे भी है, उससे कुछ नुकसान भी हमें होता है। पहला देखिए, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव रेडिएशन। तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसका यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके ऊपर रेडिएशन का घातक परिणाम होता है जिसकी वजह से ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। अब सेकंड यूज देखिए, हेरिडिटरी डिफेक्ट्स आर जनरेटेड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन डीएनए इन द सेल। अब रेडिएशन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है और वो हमारे सेल के अंदर अगर डीएनए तक पहुंचता है और डीएनए तक पहुंचने की बाद अगर डीएनए का सीक्वेंस अगर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से हेरिडिटरी डिफेक्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर तैयार हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में ये डिफेक्ट जो है ट्रांसमिट हो सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे पैदा होंगे उनमें जो है वो डिफेक्ट्स आते हैं। देन थर्ड जो है, radioactive radiations can penetrate the skin and cause the disease like skin cancer and leukemia। अब अगर हम ज़्यादा समय तक रेडिएशन के प्रभाव में रहते हैं तो वो रेडिएशन जो है वो हमारे स्किन के अंदर जाता है जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है और ल्यूकेमिया जो हो सकता है। ल्यूकेमिया जो क्या है बच्चों? ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग द बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड तैयार होता है उन टिश्यूज का कैंसर जो है इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। यूजुअली इट इन्वॉल्व्स द डब्ल्यूबीसी। द डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है तो उसे भी ल्यूकेमिया करता है। बोन मैरो के अंदर जो है उसमें डिफेक्ट आता है, वहाँ पे गांठें तैयार होती है जिसकी वजह से ब्लड सेल जो है इनका काउंट जो है वो इम्बैलेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। और ये जो सेल जो है बढ़ती हुई संख्या जिसकी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है और हमारे बॉडी के अंदर फैल जाती है जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी हमारे सेल को ही खाने का काम करते हैं। तो ल्यूकेमिया जो है इट इज़ ए ड्रीडफुल कैंसर एंड इट कॉजेज ड्यू टू द रेडिएशन। अब फोर्थ हजार्डस इफेक्ट देखिए, द रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स क्रिएटेड ड्यू टू द एक्सप्लोजन एंटर द बॉडी थ्रू एयर एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिम। तो जो है न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन की वजह से अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाता है तो हमारे सराउंडिंग में जो है रेडिएशन फैल जाता है जो हवा से, पानी से हमारे बॉडी तक पहुंचता है और जिसकी वजह से उस रेडिएशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग उसके घातक परिणाम होते हैं। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखिए,
5th नंबर का, द रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स रिलीज इन द सी एंटर द बॉडीज ऑफ फिश एंड थ्रू देम एंटर द ह्यूमन बॉडी। बहुत बार क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जो है यानी कि रेडिएशंस का जो कचरा होता है वो समंदर के पानी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर रेडिएशन फैल जाता है। वो रेडिएशन फिशेस के अंदर आता है और फिश जो है अगर हम उनको खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर भी रेडिएशन एंट्री करता है। देन 6th डिफेक्ट, द रेडियो एक्टिव पेंट्स ऑन वॉच कैन कॉज द कैंसर। बहुत सारे वॉचेज जो है जिसमें हम अंधेरे में जो समय दिखाती है इसमें रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के वॉचेज जो जिसकी जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं वो भी हमारे लिए घातक होते हैं। देन लास्ट यूज देखिए 7th नंबर का, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स स्ट्रोंटियम 90 कैन एंटर the body through the plants, fruits, flowers, cereal, milks, etc. and cause the cancer like bone cancer and leukemia। अब कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो जो है हमारे ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल से फिर रूट्स के अंदर आते हैं, फिर पूरे प्लांट्स के अंदर, फ्रूट्स, फ्लावर के अंदर जो है, मिल्क के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि इस घास को या प्लांट्स को जो है एनिमल्स खाते हैं और उसका दूध हम पीते हैं। तो इसकी वजह से ये जो रेडिएशन जो है आइसोटोप्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, जिसका रेडिएशन हमारे बॉडी के अंदर फैल जाता है और जिसकी वजह से हमें बोन कैंसर और ल्यूकेमिया भी हो सकता है। आगे समझ में, जैसे कि हमने पढ़ा है कि कैंसर के यूजेस है, तो यूजेस के साथ साथ कुछ उनके ड्रॉबैक्स के, कुछ हजार्डस इफेक्ट भी होते हैं। वन ऑफ द dreadful calamities caused due to the radioactive रेडिएशन, तो रेडिएशन की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसका नाम है चेरनोबिल डिजास्टर। और रिसेंटली जापान के अंदर भी रिएक्टर फुकुशिमा, यहाँ पे जो है वो रिएक्टर जो है ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से समंदर में जो है रेडिएशन फैल गया था और सुनामी की जैसी स्थिति वहाँ पे आई थी। तो हम पढ़ेंगे चेरनोबिल डिजास्टर क्या है। तो चेरनोबिल डिजास्टर जो है इट हैपन्स ऑन 26 अप्रैल 1986 द ग्राफाइट रिएक्टर इन द चेरनोबिल एटॉमिक पावर प्लांट एक्सप्लोडेड एंड सडनली द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड रेडिएशन कम आउट। तो चेरनोबिल डिजास्टर जो है ये कहाँ पे हुई थी बच्चों, यूक्रेन में। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में जो है एक सिटी है जिसका नाम है प्रीपैट सिटी के पास ये एटॉमिक पावर प्लांट था, जिसमें ग्राफाइट रिएक्टर क्या करते हैं, रेडिएशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं रिएक्टर। तो उस रिएक्टर में ही ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडिएशन जो है पूरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में फैल गया। ड्यू टू दिस एपिसोड रिएक्टिव आइसोटोप्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर एंड लैंड एंड कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत सालों तक ये रेडिएशन उस एरिया में फैलते रहा, जिसकी वजह से पानी में, ज़मीन के अंदर चला गया, ज़मीन से फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर, पानी से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से अलग अलग तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुए हैं। एबनॉर्मल बच्चे जो है फ्यूचर जनरेशन में पैदा हुए थे। These got carried further into the next generation। तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे थायराइड डिसऑर्डर्स पाए गए। थायराइड डिसऑर्डर्स इंक्रीज इन द चिल्ड्रंस एज वेल एज द एडल्ट। तो गॉइटर जो है ये थायराइड की वजह से होता है, थायराइड की इम्बैलेंस की वजह से। एज ए रिजल्ट इंसिडेंस ऑफ थ्रोट डिजास्टर इज ग्रेटर देयर देन इन अदर प्लेसेस। तो थ्रोट के जो डिसीजेस थे रेडिएशन की वजह से वो उनमें उस जगह में फैल गए हैं, और आज भी उसके इम्पैक्ट जो है वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो उस रेडिएशंस का अलग दुष्परिणाम होता है। और जो है न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन जापान के ऊपर किया था हमारे अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे, सबको पता है। तो उसके जो हजार्डस इफेक्ट जो है आज भी वहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों। तो ये जो चेरनोबिल में डिजास्टर हुआ था उसमें जो है रात के समय ये डिजास्टर हुआ था, और पहले 2 लोग मरे थे, और उसके बाद जो है 24 घंटे के अंदर फिर 28 लोग 28 पीपल्स वेयर ड्राइड
विद इन द फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के अंदर 28 पीपल जो है वो मर गए और बहुत सारे लोगों में जो है अलग अलग तरह के उसके दुष्परिणाम उनके बॉडी के ऊपर दिखाई दिए। इसके ऊपर हमारे हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। कुछ जो फिल्में जो है बहुत पॉपुलर है, उसमें देखिए चार्नोबिल अ नेचुरल हिस्ट्री, द लाइफ आफ्टर चार्नोबिल डायरीज। तो ये जो फिल्में हैं इसमें से आप ये फिल्म देख के जो है रेडिएशंस के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आगे बच्चों समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द रेडिएशन, यूजेस ऑफ रेडिएशन, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड देयर हजार्डस इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.